So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरज शाह and you are watching बीरज स्टडी पॉइंट। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें आपको 1700 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, यानी एक्सपेंशन एंड कंसिडरेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, स्पेशल रेफरेंस टू द बंगाल, मैसूर, मराठा एंड पंजाब। तो आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जो कि आपके पिछले 10 सालों में कई बार रिपीट हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को रीड करोगे देन आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के बारे में बताइए, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे उसके बारे में बताइए, प्लासी के युद्ध के महत्व के बारे में बताइए, प्लासी के युद्ध के परिणामों के बारे में बताइए। सेम वे में बक्सर से भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बारे में बताइए, बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे, क्या रीजंस थे उनके बारे में बताइए, बक्सर के युद्ध के महत्व के बारे में बताइए, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम निकले उसके बारे में बताइए। यानी कि बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता किस तरीके से स्थापित की उसके बारे में बताइए। तो आखिर ये प्लासी और बक्सर का युद्ध हमारे इंडियन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ही जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, उन्हें डोमिनेंट पावर हासिल हो गई थी। वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे एंड उन्हें हराना नामुमकिन था। एंड इसी के थ्रू वो बंगाल पे सत्ता जमाते हैं एंड इसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लेते हैं एंड अपना शासन चलाते हैं। तो इसीलिए जो प्लासी और बक्सर का युद्ध है इसे हमारी इंडियन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों का बंगाल पर आधिपत्य, यानी कि बंगाल पर कायम करना, उस पर कब्जा करना की जो घटना है वो भारतीय इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना मानी जाती है। क्योंकि जो बंगाल की सुदृढ़ स्थिति है, यानी कि उस टाइम बंगाल काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, ठीक है। तो बंगाल की जो सुदृढ़ स्थिति है उसने समस्त भारत का स्वामी बना दिया, यानी कि अंग्रेज़ों को पूरे जो भारत है उसका स्वामी बना दिया। अब बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के दो महत्वपूर्ण युद्ध थे। अब वो कौन कौन से युद्ध थे जो कि मैंने आपको बताया ही था। पहला प्लासी है और दूसरा बक्सर। एंड इसके बाद ही ब्रिटिश को अपनी सत्ता स्थापित करने में मदद मिली, सक्सेसफुल हुए इसके बाद उन्हें डोमिनेंट पावर हासिल हो गई, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए एंड वो पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया एंड पूरे भारत को अपने अंग्रेज़ी बेड़ियों से उन्होंने जकड़ लिया। भारत में अंग्रेज़ी सत्ता की जो स्थापना है उसे 1757 से मानी जाती है, क्योंकि इसी टाइम जो रॉबर्ट क्लाइवर हैं, अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये एक अंग्रेज़ी शासक है, ठीक है, जिन्होंने बंगाल में नवाबों को जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के मैदान में धोखे से परास्त किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर के रूप में स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि बंगाल में ब्रिटिशों ने अपनी सत्ता को किस तरीके से स्थापित किया, इसके विभिन्न चरणों के बारे में। तो सिंपली इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पहले पार्ट में जानेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ही जो ब्रिटिश थे वो बंगाल में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सक्सेसफुल होते हैं एंड इसके बाद ही ब्रिटिशों को डोमिनेंट पावर हासिल हो जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं एंड इसके बाद धीरे धीरे वो पूरे इंडिया को अपने अधीन कर लेते हैं, पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके थोड़ा पास्ट में लेके जाना चाहता हूँ। तो उस टाइम बंगाल में नवाबों का शासन हुआ करता था एंड ट्रेडिंग की दो सबसे बड़ी कंपनियाँ थी, पहली फ्रांसीसी और दूसरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ब्रिटिश की कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी। एंड ये दोनों के दोनों जो कंपनी थी वो इंडिया के अंदर अपना एक्सपेंशन करना चाहती थी, अपना विस्तार करना चाहती थी। लेकिन इन दोनों कंपनी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि जो ब्रिटिश है, वो सक्सेसफुल होते हैं। अब वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उस टाइम जिस तरीके से जो नवाब बदलते जाते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हर एक नवाब पर थोड़ा सा प्रेशर बना के रखती है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती है, उन्हें गिफ्ट्स भेजती है कि वो उन्हें बंगाल के अंदर ट्रेडिंग करने के अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन बाद में जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी बंगाल के अंदर अपना जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब बंगाल के नए नवाब सिराजुद्दौला बनते हैं
तो अंग्रेज़ों में और बंगाल के नए नवाब सिराजुद्दौला में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। जैसे जब सिराजुद्दौला नए नवाब बनते हैं तो उस टाइम अंग्रेज़ उन्हें कोई भी उपहार नहीं देते, कोई भी गिफ्ट नहीं देते। इसके अलावा अंग्रेज़ जो जो सिराजुद्दौला है उनके जितने भी जो दुश्मन हैं, जो विद्रोही है, उनको शरण दे रहे थे। इसके अलावा सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के व्यापार पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों में और जो बंगाल के नए नवाब सिराजुद्दौला है उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेज़ है और जो फ्रांसीसी कंपनी है वो दोनों को दोनों ही कलकत्ता और कासिम में किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सिराजुद्दौला होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। एंड ऐसे में जो फ्रांसीसी कंपनी होती है वो तो नवाब के जो आदेश है उसे मान लेती है, लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं, वो इसकी परवाह ना करते हुए अपनी जो किलेबंदी है उसे जारी रखते हैं। जिससे कि जो सिराजुद्दौला है वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं ब्रिटिश कंपनी से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। एंड इसके बाद जो सिराजुद्दौला होते हैं वो ब्रिटिशों पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। एंड ऐसे में वो कलकत्ता और कासिम में जाके अपनी सेना को भेज के विजय प्राप्त करते हैं। एंड इसके बाद नवाब द्वारा जितने भी जो अंग्रेज़ों को पकड़ा गया था उन्हें एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो अंग्रेज़ हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं। क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता में काफ़ी सारे अंग्रेज़ों की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो सिराजुद्दौला पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड वो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। एंड वो कैसे षड्यंत्र रचते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है जिसका नाम रहता है मीर जाफ़र, वो मीर जाफ़र को ऑफ़र करते हैं कि अगर तुम हमारी साइड हो जाओगे तो हम तुम्हें बंगाल का नया नवाब बना देंगे। इसके अलावा जो मीर जाफ़र होता है उसकी भी एक अंदरूनी इच्छा रहती है कि वो भी बंगाल का नया नवाब बने। तो ऐसे में जो मीर जाफ़र है वो अंग्रेज़ों की साइड चले जाता है। इसके अलावा जितने भी जो सिराजुद्दौला के दुश्मन होते हैं उन्हें भी अंग्रेज़ अपनी साइड कर लेते हैं। तो क्योंकि जो सिराजुद्दौला होता है उसे ज़रा सी भी भनक नहीं पड़ती कि जो उसका सेनापति मीर जाफ़र है वो अंग्रेज़ों की साइड मिला हुआ है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध का जो परिणाम निकलेगा उसमें ब्रिटिशों की जीत हो सकती है। और एंड में होता भी यही है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है। एंड इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। एंड इसके बाद अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार करने का मार्ग खुल जाता है, यानी कि अब वहाँ पर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो फ्रांसीसियों का यहाँ से पत्ता कट कर देती है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध के महत्व के बारे में कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में प्लासी के युद्ध को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित करने में सक्सेसफुल हुए थे। एंड प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों को काफ़ी सारी पावर्स मिल गई थी, काफ़ी सारे संसाधनों में उनके बढ़ोतरी हुई थी। इसी वजह से प्लासी के युद्ध को हमारी इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के क्या क्या रीजंस थे। तो जितने भी जो अंग्रेज़ थे वो नवाबों को अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे, अपना पपेट बनाना चाहते थे कि जैसे वो कहे वैसे ही नवाब करें। एंड अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग अगर अयोग्य व्यक्ति नवाब बनेगा तो ऐसे में वो ब्रिटिशों पे निर्भर रहेगा एंड ब्रिटिशों के नियंत्रण में रहेगा। तो इसीलिए वो मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम योग्य निकलता है एंड वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को इसकी दोबारा भनक पड़ती है तो अंग्रेज़ मीर कासिम को हटाने का निश्चय करते हैं। तो 1757 की तरह ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी जो भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं वो दोबारा से इलीगल तरीके से इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टैक्स ना देना एंड जितने भी हमारे इंडियन जो ट्रेडर्स हैं उनसे रिश्वत मांगना। तो ऐसे में जो मीर कासिम होता है वो इस इलीगल तरीके से जो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बताते हैं कि इसे रोक दो। लेकिन जितने भी जो अंग्रेज़ होते हैं वो उनकी बात नहीं मानते। तो ऐसे में जो मीर कासिम है वो जो हमारे देसी व्यापारी है, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी जो टैक्स फ्री कर देते हैं, यानी कि टैक्स सारे के सारे समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भ्रष्ट आय होती है वो अब रुक जाती है।
तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते हैं वो मीर कासिम को हटाने की मांग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी फोर्स लेके मीर कासिम को परास्त करती है युद्ध में और उसे गद्दी से हटा देती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मीर जाफ़र को दोबारा से बंगाल का नवाब बना देती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें दोबारा चांस दे रहे हैं, अब की बार हमारे अच्छे से पपेट बन के रहना, जो हमारे रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना। एंड इसके बाद मीर कासिम भी कहाँ शांत रहने वाला था, वो भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए अवध और बिहार जाता है। एंड वो अवध में जाके अवध के जो नवाब रहते हैं सुजाउद्दौला और जो शाह आलम द्वितीय उनके पास जाते हैं और तीनों मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लासी के युद्ध के बाद वैसे ही जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, तो उनके लिए बक्सर का युद्ध जीतना उतना कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं था। वो इजीली बक्सर के युद्ध को भी जीत लेते हैं और जो शाह आलम द्वितीय हैं वो अंग्रेज़ों के साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो अगर मैं इसके परिणाम एवं महत्व के बारे में बात करूँ तो बक्सर के युद्ध के बाद जितने भी जो ब्रिटिश थे उनको अब पॉलिटिकल पावर भी मिल गई थी और बक्सर के युद्ध ने प्लासी का जो अधूरा काम था उसे ही पूरा कर दिया था। यानी कि अब जो ब्रिटिश थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गए थे एंड उसे हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि जितने भी जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये सोचती है अब किसी को पपेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को नवाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस किसी को भी नवाब बनाते हैं तो वो विद्रोह छेड़ देता है। तो इसीलिए अब यहाँ से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है ब्रिटिश राज का। तो अगर मैं इसके आर्थिक परिणाम के बारे में बात करूं तो अब जो भ्रष्टाचार था वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो युद्ध में क्षति हुई थी अब उन्हें भी वो कवर अप करने के लिए और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिससे कि अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद संधि के बारे में। तो इलाहाबाद संधि के अंदर जो सुजाउद्दौला से इलाहाबाद छीनकर उसे अवध प्रदेश लौटा दिया गया था और अंग्रेज़ों ने क्षति के लिए जितने भी उनकी युद्ध में क्षति हुई थी उसकी भरपाई के लिए सुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। एंड इसके बाद से अंग्रेज़ों को नवाब ने छूट दे दी कि वो बिना किसी टैक्स के अवध में व्यापार कर सकते हैं। यानी कि अब अंग्रेज़ों का ये और बेनिफिट हो गया था कि अब उनका ट्रेडिंग का तो धंधा चल ही रहा था, इसके अलावा अब उन्हें टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इंडिया के अंदर पूरी तरीके से फैलने लगता है एंड इंडिया पर अपना शासन कर लेता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।